गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सर्च इंजन का जो टॉपिक है हम नया सा स्टार्ट करते हैं कि आपकी कोई भी वेबसाइट है, अगर वो सर्च इंजन में आपको दिखानी है तो उसकी जो बेसिक प्रोसेस होती है, क्या आपको पॉइंट्स कंसिडर करने के रहते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले। वेरी बेसिक है, प्रैक्टिकल सेशंस अभी नहीं स्टार्ट किए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस का है तो इसलिए हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्या स्लाइड में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो द फर्स्ट स्टेप इन द एसईओ डिज़ाइन प्रोसेस इज टू एंश्योर दैट योर साइट कैन बी फाउंड एंड क्रोल्ड बाय द सर्च इंजन। मतलब कि पूरी सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, मतलब कि क्या, सर्च इंजन को आपके आपकी जो वेबसाइट है उसके बारे में उसको मालूम होना चाहिए, और उसके जो कुछ भी वेब पेजेस है वो क्रोलेबल होने चाहिए, मतलब कि वो रीड कर सके। अब ये सुनने में आसान लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में वो स्पेसिफाई किया है भाई, वेबसाइट बना लेना से या फिर वेबसाइट अपलोड करने से ये नहीं मीनिंग होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो डेटाबेस में किसी भी रिस्पेक्टिव सर्च इंजन में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग दिया है दैट इज़ एन इंडेक्सेबल कंटेंट। अब वो क्या है, मतलब कि हमने वो इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग इंडेक्सिंग वो एक वीडियो बनाया था, बाद में हमने रिट्राइविंग एंड रैंकिंग वो एक दूसरा वीडियो बनाया था, और उसमें देखा था जो बेसिक प्रोसेस उसकी जो क्या होती है वो। और यहाँ पे बाद में वो भी एक टॉपिक हमने बनाया था कि क्या सर्च इंजन जनरली हमारे वेबसाइट में से रीड करता है, और क्या से कौन से जो ऐसे सेक्शंस है जिसे सर्च इंजन इग्नोर कर देता है। उसका यहाँ पे फिर से रिवाइज दिया है। द रैंक to rank well in search engine, your site content, that is the material available to visitor of your site, मतलब कि एक्चुअली जो विजिटर को दिखता है should be in HTML text, clean HTML text होना चाहिए for the search engine to crawl images and flash file. These content types are that are difficult for search engine to analyze, and therefore they do not help them to determine the topical relevance of the page. मतलब कि जब भी आप इमेजेस और फ्लैश एनिमेशन आपकी वेबसाइट में ऐड करते हो तब जो सर्च इंजन है उसे एक्चुअल रीड नहीं कर सकता, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसमें क्या है वो रीड कर सकता है। वो किसके बेस पे चल रहा है बताया, फाइल नेम, टाइटल टैग, उसमें जो हम लिखते हैं उसके बेस पे वो डिसाइड करता है कि क्या इमेज होगी। अब मान लो कि आपने शाहरुख खान का कोई भी पिक्चर अपलोड किया है और फाइल नेम आपने रख दिया है ऋतिक रोशन, तो सर्च इंजन को क्या लगेगा कि इट्स एन इमेज रिलेटेड टू द वर्ड ऋतिक रोशन। अब ऋतिक रोशन है भी नहीं, आमिर खान लिख दिया तो वो क्या समझेगा। अब मूवी मान लो है सलमान खान का, कोई भी एक मूवी है और उसका जो पोस्टर है उसमें आपने लिख दिया न्यू मूवी ऑफ आमिर खान, तो लगेगा क्या सर्च इंजन को, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग मूवी दैट इज रिलेटेड टू द आमिर खान। अब वो पिक्चर नहीं रीड कर सकता है ना। तो वो जो आप फाइल नेम रखते हो, जो अल्टरनेट टेक्स्ट रखते हो, टाइटल टेक्स्ट रखते हो, उसके बेस पे वो डिसाइड करता है। विथ फ्लैश फॉर एग्जाम्पल, while specific SWF file, the most common file extension for the flash, can be crawled and indexed and are often found when the user searches for a specific word or a phrase that appear in their file name and indicate that he is searching only for SWF file rather than generic query returns a file, flash file or a website entirely in a flash file as a highly relevant result due to the lack of readable content। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ, तो मतलब कि जो फाइल नेम होता है उसके बेस पे वो रिजल्ट दिखा देता है। एक्चुअल को बंदे को क्या चाहिए, एक्चुअल में जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इमेज मिल जाती है या फिर SWF फाइल है जो पूरी यहाँ पे मिल जाती है। This is not to say that a website developed using Flash is irrelevant or impossible to optimize a website that uses a Flash for search। मतलब कि ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप जो पूरे की पूरी वेबसाइट है फ्लैश में अगर बनी हुई है तो आप उसे ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, काफ़ी हार्ड हो जाता है, लेकिन पॉसिबल है। आप कुछ हिडन फॉर्मेट्स में जो कीवर्ड्स होते हैं पुट अप कर सकते हो, जैसे कि हमने CSS की बात की थी प्रीवियस वीडियो में। HTML का जो कंटेंट होता है हिडन फॉर्मेट में रखो, लेकिन सर्च इंजन को तो वो दिखेगा, आपने तो CSS से उससे हाइड किया है, लेकिन HTML जो कुछ भी टैग्स होंगे वो रीड कर पाएगा, लेकिन डबल वर्क हो जाएगा आपका।
यहाँ पे बाद में फाइल नेम का जो भी डिस्कस किया है वो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर 2011 जो सर्च इंजिन थे वो काफ़ी इम्प्रोवाइज हो गए। मतलब कि आपकी एज की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जब से सर्च इंजिन यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी इम्प्रोवाइज हो गए हैं। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी है, या फिर यूआरएल अपलोड की फैसिलिटी, यूआरएल की फैसिलिटी है, इमेज अपलोड की फैसिलिटी है। अब ये जो है पैराग्राफ लास्ट वन इन जून 2011 का, वो क्या है वो मैं पूरे ओरल एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीड नहीं करता हूँ। अब मान लो एक लोकेशन है और वो लोकेशन कहाँ की वो आपको मालूम नहीं। मान लो एक वो टेम्पल की इमेज है। अब आपको मालूम है कि आपको फैमिली में कुछ वेकेशन प्लानिंग चल रहा है और कहीं आपको रिलीजियस प्लेस पे विजिट करना है, नए वाले। आपको मालूम है कि ये टेम्पल मैंने कभी विजिट नहीं किया है, अच्छा सा है, हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन कहाँ का है वो आपको मालूम नहीं है, तो कैसे सर्च करोगे? आपने आपके फैमिली को भी बताया कि भाई ये कहाँ का है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल इमेजेस में जाना है। गूगल पे जाओ पहले, ठीक है, बाद में उसमें गूगल इमेजेस सर्च करो, तो एक अलग ही सर्च इंजिन ओपन होगा। उसमें आपको कहीं ब्राउज बटन या फिर अपलोड बटन मिलेगा, है ना। वहाँ पे आपको आपकी जो इमेज है जहाँ पे आपको जाना है, जो आपको कौन सी है वो जगह है वो नहीं मालूम, वो अपलोड करो। तो गूगल उसके रिलेटेड कंपोजिशन, उसके जो कलर कॉम्बिनेशन हो गए, है ना, वो पूरी उस मुताबिक पिक्सल बाय पिक्सल कलर रीड करके उसकी रिलेटेड सेम कलर, सेम शेड, सेम साइज जैसी जितनी भी इमेजेस उसको मिलेगी ना, वो आपको लिस्ट करके बताएगा। तो आपको इनडायरेक्टली मालूम हो जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर टेम्पल है वो कहाँ का है। एग्जाम्पल टेम्पल का दिया है। आप कोई भी चीज़, जैसे कि आपको कहीं लगे कि भाई ये फेसबुक प्रोफाइल का फेक है ना, कभी कई बार होता है। लड़कों की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं कि लड़की की जो प्रोफाइल है वो ऐड कर देते हैं कि कहीं से पिक्चर उठा के फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, किसी भी में, और एज अ गर्ल वो दूसरे लड़कों के साथ बात कर रहे हो। और आपको ये सर्च करना है कि प्रोफाइल फेक है या ट्रू है। तो आपको क्या करना है, उसकी जो प्रोफाइल पिक्चर है अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी है, और ये जो टेम्पल का जो स्टेप किया, मतलब गूगल इमेजेस में जाओ, बाद में उस इमेज को अपलोड करो, तो कहीं भी रिलेटेड इमेजेस सेम दिख जाती है। कई बार ऐसा मैंने प्रैक्टिकली एक बार परफॉर्म किया था, ये फेक प्रोफाइल देखने के लिए नहीं, लेकिन एक्चुअल में जो फेस टोन होता है वो गूगल सर्च कर सकता है या नहीं कर सकता, डिटेक्ट जो कंपोजिशन है उसका रचना है पूरी, वो एक्चुअल में गूगल क्या उतना कैपेबल है या नहीं, उसके लिए मैंने डिसाइड किया था। मेरे खुद की इमेज मैंने डाउनलोड की थी, तो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट, मैंने सभी जगह पे सेम इमेज रखी थी उस टाइम पे। सब उसने लिस्ट करके दिया, पूरा का पूरा लिस्टिंग मेरी खुद की इमेज पे मैंने ट्राई किया हुआ था। तो आप ऐसा भी हो, मतलब कि नाउ डेज अब कुछ लेवल पे सर्च इंजिन इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकती है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन इतना भी लेवल का ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है। मान लो कि वो उसी टेम्पल का एक डे का पिक्चर है, उसी टेम्पल का एक नाइट का पिक्चर है, तो काफ़ी टोन वेरिएशन आ जाएगा, और शायद वो जो इमेज है वो सर्च ना हो, है ना, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो पिक्चर में आसानी से होते ही है। अब यहाँ पे दिया है, अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्चुअल में, वीडियो क्या है हमारा, मेकिंग योर साइट एक्सेसिबल टू सर्च इंजिन। अब वो एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट होता है ना, ठीक से समझना। मैंने 5 मिनट तक का तो वीडियो ऐसा ही मैंने बोल दिया है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ अ टॉपिक, और मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे कुछ जो इमेज दी हुई है, साइड की इमेज, वही हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये 3 जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। यहाँ पे स्पाइडर का आइकॉन दिया है विथ लेबल जी, मतलब कि वो गूगल सर्च इंजिन की बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पे कुछ 5 पेजेस दिए हैं, 5 पेजेस। अब वो जो 5 पेजेस है दैट आर एक्चुअल अ पोस्ट ऑफ माई ओन वेबसाइट, पेज ए, पेज बी, पेज सी, पेज डी और पेज ई। अब इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स की बात कर रहे थे हम। इनबाउंड लिंक्स मतलब कि इंटरनल लिंक्स ऑफ माई ओन वेबसाइट टू द इनटू माई रिलेटेड टू द अनदर पेजेस। मतलब कि अब पेज बी की इनबाउंड लिंक्स है इन द पेज ए, और पेज ई की भी इनबाउंड लिंक्स है इन द पेज ए अगेन। So whenever the spider is visiting to my page A, he will be founding another 2 links that are related to the B and E. तो वो वहाँ पे जाके विजिट करेगा, तो उसको मालूम हो जाएगा कि द वेबसाइट हैविंग अ टोटल 3 पेजेस with a label A, with a label B and label E. But what about the D and C?
स्पाइडर का जो क्रॉलिंग प्रोसेस था, जब हमने वीडियो में डिस्कस किया था, वो सबसे पहले क्या फाइंड करता है, अ लिंक्स विच आर एग्जिस्टिंग इन टू अवर वेब पेज। हमारे वेब पेज में जितनी भी लिंक्स होती है वो पहले उसका लिस्ट बनाता है, उसकी सब लिंक्स में जाता है, सभी लिंक्स को कलेक्ट करने के बाद देन ही विल बी डूइंग द इंडेक्सिंग प्रोसेस। मतलब कि कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं, टाइटल टैग, इमेज, HREF वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी हमने डिस्कस किए थे वो सब अपनी डेटाबेस में रिकॉर्ड करेगा। मतलब कि उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंडेक्सिंग प्रोसेस। लेकिन डी और सी उसको कहीं दिखाई नहीं, लिंक्स कहीं भी नहीं है, इनबाउंड लिंक्स कहीं भी नहीं है, अनलेस some outbound link already exists onto the internet from into my friends website or some social website, वो अलग बात है। मतलब कि मेरे फ्रेंड ने पेज डी को लिंक किया है ऑन हिज वेबसाइट एज अ आउटबाउंड लिंक, है ना। तो सर्च इंजन उस वेबसाइट पे जब विजिट करेगा तो शायद उसको डी का एग्जिस्टेंस ऑन द इंटरनेट मालूम होगा। इन सेम वे फॉर द सी की लिंक किसी एक और मेरे फ्रेंड ने उसकी वेबसाइट पे एज आउटबाउंड लिंक रखी हुई है, तब उसे मालूम हो जाएगा कि सो एंड सो वेब पेज इज एग्जिस्ट ऑन टू द इंटरनेट ऑफ सो एंड सो वेबसाइट। लेकिन जब सर्च इंजन मेरी वेबसाइट पे आएगा तब उसे क्या मालूम होगा, नहीं होगा। तो ये माइनस पॉइंट होगा ना। तो ये पूरा जो टॉपिक है वो क्या है कि आप जब भी नेविगेशन क्रिएट करते हो तो मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वेबसाइट ऑफ द ईच एंड एवरी वेब पेज ऑफ द वेबसाइट आर कनेक्टेड with each other in a linkable form connected with each other in a linkable form। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में ये डेफिनेशन दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि भाई जनरल टर्म्स में आप इंटरनेट पे सभी जो डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें क्या आप रीड करते हो, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज अ वेबसाइट, वो आधी डेफिनेशन है। अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस इंटरकनेक्टेड एंड विच आर एक्सेसिबल इन अ लिंक फॉर्म इज कॉल्ड अ वेबसाइट, तभी वो पूरी वेबसाइट आप बोल सकते हो। मतलब कि फर्स्ट जब आपने HTML सीखा था तो आपने 20-25 प्रोग्राम बनाए, इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, तो वो वेबसाइट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करते हैं। जब भी कोई भी पेज विदाउट टाइपिंग अ URL आप ओपन कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसकी लिंक इंटरनली आपको मिल जाती हो, चाहे वो मान लो कि वो 30 प्रोग्राम्स आपने की HTML के, है ना। एक को बोल्ड टैग का एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग टैग का एग्जांपल, इटैलिक टैग, EM टैग, फॉन्ट टैग, स्ट्राइक टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, और टोटल 30 एग्जांपल वी हैव बीन ऑलरेडी बीन प्रैक्टिस इनटू द HTML। सबकी डिफरेंट HTML फाइल्स है ना। उसको इंटरनेट पे अभी अपलोड कर दिया, लेकिन वो वेबसाइट नहीं। अब उसको वेबसाइट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट अ वन मास्टर फाइल एज एन index.php दैट विल बी अ डिफॉल्ट होम पेज और अ डिफॉल्ट पेज फॉर योर वेबसाइट। अब उसमें क्या करो, क्रिएट अ लिस्ट, सिंपल OLULLI का लिस्ट बना दो, है ना। स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, क्लिक हियर, स्ट्रॉन्ग टैग एग्जाम्पल, क्लिक हियर, बोल्ड टैग एग्जाम्पल, क्लिक हियर, है ना, क्लिक हियर लिख दो। हाँ, या फिर ट्राई इट योरसेल्फ ऐसा कुछ लिखो, है ना, ऑनलाइन प्रैक्टिस ऐसा कुछ वर्ड लिखो। मतलब कि 30 टेक्स्ट का पूरा एक लिस्ट बना दो और सभी जो रिमेनिंग HTML थी 30 फाइल्स, उसकी लिंक यहाँ पे। तो टोटल फाइल्स कितनी हुई, 31, तो वो आपकी वेबसाइट हो गई। किया क्या, कुछ नहीं है उसमें क्या, लेकिन वो एक सर्च इंजन की डेफिनेशन के मुताबिक वो पूरी वेबसाइट में गई, क्योंकि सभी पेज अब इंटरनली कनेक्टेड हो चुके हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ऑल वेब पेजेस आर कनेक्टेड वन इन अनदर वे। ऐसा कोई भी वेब पेज नहीं होना चाहिए कि जहाँ उसकी कहीं भी इनबाउंड लिंक्स ना हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि मान लो फॉर सम रीज़न आप उसकी लिंक कहीं भी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि कंटेक्चुअल लेवल पे वो कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, कहीं भी वो मैच नहीं हो रहा है ना। अब आप मान लो कि नॉन वेज रेसिपी की बात कर रहे हो या फिर सिर्फ प्योर वेज रेसिपी की बात कर रहे हो और उसमें आप नॉन वेज की लिंक सेट कर दो, दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द व्यूअर्स। आप वेबसाइट जो पूरा है वो कौन सा है आपका, फॉर एन वेजिटेरियन रेसिपी, 100% प्योर वेज पर्सन के लिए आप रेसिपी बना वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन अ पार्ट ऑफ द सेक्शन इज एक्टिंग फॉर एन नॉन वेजिटेरियन पर्सन। अब वो वाली लिंक आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट कंप्लीटली फॉर योर वेबसाइट। जो व्यूअर्स होगा उसको कहीं भी पसंद नहीं आएगा, और वो जो हमने प्रीवियस वीडियो में बाउंस रेट की जो बात की थी वो होगा
मतलब कि यूजर विल विजिट टू योर वेबसाइट बट इमीडिएटली विल रिटर्न बैक टू द सर्च इंजिन फॉर लुकिंग फॉर द अनदर वेबसाइट, है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ना, बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे केस में फॉर एग्जांपल आप ऐसा नहीं कर सकते, इनबाउंड लिंक्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, टू मेक दैट वेब पेज अवेलेबल टू द सर्च इंजिन, है ना। तो उसको वो क्रॉल करेगा, उसको वो इंडेक्स करेगा, बाद में रिट्राइव करेगा और बाद में वो रैंकिंग करेगा। तो उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे, वो पूरा फिर से लिस्ट दिया हुआ है रिफ्रेश योर मेमोरी का, है ना। वो जब हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि भाई कोई कहीं भी आप फॉर्म सबमिट करना करो, क्योंकि मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको समझना है पूरी चीज़, है ना। सर्च इंजिन क्लीन HTML पसंद करता है, तो आपको लगेगा पूरी वेबसाइट तो क्लीन HTML में है। Content which is available without any user action are readable by any search engine। आप सिंपल टर्म्स में ये याद रखो, the content which is available without any sort of user interaction are readable to the search engine। जहाँ जहाँ यूज़र इंटरेक्शन का बात आती है, मतलब कि यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे माउस लाओ, यहाँ पे फॉर्म सबमिट करो, ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, यूज़र जहाँ तक वो चीज़ नहीं करेगा वहाँ तक कंटेंट चेंज नहीं होगा, तो समझ लो कि वो सर्च इंजिन रीड नहीं कर पाएगा। जैसे कि लॉगिन की बात करें, यूज़र उसके बाद का जो कंटेंट होगा रीड नहीं कर पाएगा, जावास्क्रिप्ट का कंटेंट, बट ऑब्वियस है इट क्रिएट्स अ यूज़र इंटरेक्शन। फ्लैश एप्लेट, फ्लैश जावा के जो अपलेट्स आते हैं दैट ऑल्सो यूजर इंटरेक्शन। पावर पॉइंट फाइल, PDF फाइल आर नॉट रीडेबल फॉर द सर्च इंजन, मतलब क्या पावर पॉइंट में जितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन ऐड करते हो ऑन टू द सर्च इंजन विल नॉट बी रीडेड बाय द सर्च इंजन। वहाँ पे सिर्फ फाइल नेम में इमेज, ऑडियो, वीडियो, है ना, और ये सब चीज़ कैसी है, नॉन रीडेबल फॉर द सर्च इंजन। तो आपको वहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है तो कैसे कर पाओगे, विथ फाइल HREF में जो आप नेम लिखते हो उससे, टाइटल टैग से, या फिर अल्टरनेट टैग जो आता है उसकी मदद से, है ना। तो आप वैसे ही उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कंटेंट लेवल पे ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हो, फाइल लेवल पे आप ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे कर देख सकते हो। बाद में नो फॉलो है ना, नो फॉलो और नो इंडेक्स और कॉनोनिकल हमने बात की थी, हम डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और लिंक्स ऑन द पेज विथ मेनी 100 और 1000 लिंक्स। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक और यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है, नोट अ रूल, द पर पेज, है ना, पर पेज मैक्सिमम 100 लिंक शुड ओनली बी अवेलेबल फॉर द सर्च इंजिन। मतलब कि जब होम पेज में आता हूँ तो जब सिंपल HTML का एग्जांपल दिया, तो HTML के पूरा ट्यूटोरियल बनाओगे फॉर एग्जांपल, पूरा ट्यूटोरियल, तो उसमें मान लो 150-200 प्रोग्राम हो जाएगा, आराम से हो जाएंगे, है ना। मतलब कि उसके कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, तो उसका प्रो एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल समझ लो टेबल टेक, तो टेबल टेक में काफ़ी सारे आते हैं। तो पहले आपने सिंपल टेबल बताया, बाद में टेबल टेक के एट्रीब्यूट्स बताए, नेक्स्ट में TR के एट्रीब्यूट्स बताए, नेक्स्ट एग्जांपल में TD के एट्रीब्यूट्स बताए, बाद में आपने रो स्पान के एग्जांपल दिए, बाद में कॉल स्पान के एग्जांपल दिए। तो एक टेबल टेक के ही समझ लो टेबल के कितने ही एग्जांपल हो गए, तो सभी को आपने सिंगल पेज पर लिस्ट कर दिया, है ना। 200 LIs आपने क्रिएट की OL से, ऑर्डर लिस्ट में टोटल आपने 200 एग्जांपल लिस्ट किया, दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर योर वेबसाइट, है ना। मैक्सिमम शुड बी 100 लिंक्स पर अ वेब पेज। तो उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू स्प्लिट आउट, मतलब कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग टैग। अब उस पर जब क्लिक करेगा कोई भी बंदा, तो एक सेकंड वेब पेज ओपन होगा, उसमें फॉन्ट रिलेटेड जितने भी टैग्स हो गए उसकी LI आप जनरेट करो, मतलब कि स्ट्रॉन्ग टैग, B टैग, I टैग, EM टैग, फॉन्ट टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, सबस्क्रिप्ट टैग, स्ट्राइक टैग, है ना, वो अंडरलाइन टैग, उसका एक लिस्ट क्रिएट करो। बाद में अब नेक्स्ट इंडेक्स पेज में एग्जांपल, तो टेबल टैग एग्जांपल, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखो, आप लिख दो, ब्रैकेट में लिखोगे दैट विल क्रिएट अ टेक्स्ट। अब जब भी टेक्स्ट क्रिएट करेगा सर्च इंजन तो उसको मालूम करेगा कि टेबल में एक्चुअली आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। उसको नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद नहीं मालूम पड़ेगा, वहां पे ही मालूम हो जाएगा कि टेबल पे एडिशनली क्या इंफॉर्मेशन है, TR TD लिख दो और एग्जाम्पल के एक लिंक लिख दो। तो उस एग्जाम्पल पे जब वो जाएगा देन ही विल बी गेटिंग अनदर लिस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इनडायरेक्टली क्या, यू आर स्प्लिटिंग द लिंक्स एंड मेकिंग ईजी फॉर एनी सर्च इंजिन टू क्रॉल दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो आप ऐसा करो, है ना, सभी को एक ही पेज में लिंक्स मत ऐड कर दो। तो यहाँ पे फ्रेम टेक्स्ट दिया है, आई फ्रेम टैग दिया है वो, बट ऑब्वियस सर्च इंजिन ऑलवेज कंसिडर एज अ थर्ड पार्टी कंटेंट, वो आपका कभी कंटेंट कंसिडर नहीं करता है।
फर्स्ट पर्सन विल बी यू, सेकंड पर्सन विल बी द सर्च इंजिन एंड थर्ड पर्सन हुज एक्चुअल द कंटेंट इज। तो आप फ्रेम टैग, आई फ्रेम टैग कभी भी इस्तेमाल मत करो। इवन द कंटेंट इज योर ऑफ ऑन योर वेबसाइट, आपका खुद का कंटेंट है फिर भी उसको कभी फ्रेम में या फिर आई फ्रेम में डिस्प्ले मत करो, कभी भी रीड कर वहाँ पे जाके रीड करने की ट्राई नहीं करता है। नेक्स्ट में यहाँ पे अब बात आती है एक्चुअल में। तो सबसे पहले तो आपको ये जो सेक्शन हमारी थी, ये वाला सेक्शन कि हाउ टू पॉइंट टू द सर्च इंजिन अबाउट द डी पेज एंड द सी पेज, उसको बताना है ना कि डी पेज और सी पेज कैसे, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आता है, दैट इज एन एक्सएमएल साइट में। XML दैट इज एन एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जहाँ पे खुद के हमारे टैग्स बनते हैं, HTML जैसे प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी वेबसाइट की यहाँ पे जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया, तो 2005 से ये स्टार्ट हुआ था, बाद में 2006 में ये प्रोटोकॉल हो गया, मतलब कि सभी सर्च इंजिन को सभी सर्च इंजिन ने उसने वॉलंटरी एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, हम इसके जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे जो उसका ऑप्टिमाइजेशन था वेबसाइट का वो अच्छा हो गया। जो प्रोटोकॉल है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिकली प्रोटोकॉल्स मतलब कि क्या, एक्सएमएल में पहले खुद के तो फिक्स सेट होते नहीं है, टैग्स नहीं होते, तो यहाँ पे सबने मिलके ये डिसाइड किया है कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड रखेंगे एंड विथ स्पेसिफिक सीक्वेंस हम साइट मैप को एक्सेप्ट करेंगे। अब साइट मैप मतलब कि क्या, हायरार्की ऑफ योर वेबसाइट। हमने मान लो कि जैसे कि हमने कंप्यूटर फंडामेंटल में कहीं पढ़ा होता था, मेमोरी दैट विल बी द रूट, उसका जो सब चाइल्ड आता है दैट इज इन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो चाइल्ड्स आएंगे दैट विल बी द रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे कुछ चाइल्ड्स हो गए ना, दैट इज एन पूरी हायरार्की कि इसके सब में ये आना चाहिए, इसके सब में ये आना चाहिए और इसके सब में ये आना चाहिए। तो एक्सएमएल साइट मैप का ये जो प्रोटोकॉल है सब ने एक्सेप्ट कर दिया था भाई, पहले यूआरएल टैग आएगा, उसके बाद में लोकेशन टैग, लास्ट मॉडिफायर, चेंज फ्रीक्वेंसी और प्रायोरिटी, हम पूरा एक्स्ट्रा सेट बनाएंगे। और मान लो कि सेकंड यूआरएल मतलब कि पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, तो देन यू हैव टू रिपीट द सेट ऑफ यूआरएल। पूरा जो यूआरएल का यहाँ पे सेट है वो आपको रिपीट करना रहता है फॉर एन पेज ए, पेज बी, पेज सी और पेज डी। तो जो सभी पेज थे अब सर्च इंजिन को दिखेंगे, अब कैसे दिखेंगे वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे प्रोटोकॉल सब ने मिलकर डिसाइड कर दिया, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल वर्ड डिफाइन किया था। देन यू अब बात आती है कि भाई ये बनाना कैसे, कि मान लो कि मेरी वेबसाइट में तो ऑलरेडी 200-300 वेब पेजेस है, तो 200-300 वेब पेजेस का मैं पूरा यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिखा वो क्रिएट करूँगा तो मेरी तो हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया, अब यहाँ पे क्या है, द बेनिफिट्स, यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिया था, बेनिफिट्स ऑफ द साइट मैप इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब कि ये करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। जैसे कि तो अभी तो मैंने कहा कि जो इन जिस पेज की जो इनबाउंड लिंक्स होगी वो सर्च इंजिन को मालूम हो जाएगी। सेकंडली आप जब XML साइट में आप अपलोड करते हो और सर्च इंजिन को देते हो, दैट यू प्रूव दैट यू आर द ओनर ऑफ द वेबसाइट, आप आइडेंटिटी प्रूव करते हो, है ना। एक पूरी साइट प्रोसेस होती है, स्टेप्स होते हैं, वहाँ पे आपको पहले तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर देते हैं दैट यू आर द ओनर ऑफ द वेबसाइट। आप ऐसे गहरे नहीं हो कि कहीं भी किसी का भी वेबसाइट में आप अपलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सेकेंडली अब सर्च इंजिन जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द वेब पेज सर्च इंजिन नोन, ये जो पूरा बड़ा था 3 लाइन का जो स्टेटमेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मान लो कि सर्च इंजिन फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे आया, उसने वेब पेज को क्रॉल किया, इंडेक्स किया, रिट्राइव भी कर दिया। रैंकिंग तो लॉन्ग टर्म पे लेवल पे होता है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं होती है ना। तो रिट्राइविंग भी करने लगा, लेकिन रैंकिंग में आपका पेज नहीं आ रहा है। लेकिन अब बात क्या आती है कि विथ आपका जो वेब पेज होता है, ठीक है, उसमें आप फ्रिक्वेंट लेवल पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हो, है ना, मंथली या फिर वीकली के ऐसा कुछ आता है, तो वो आप उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। यहाँ पे चेंज फ्रीक्वेंसी जो दी हुई ना, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखो चेंज फ्रीक्वेंसी मंथली, तो सर्च इंजिन को याद रहेगा कि ये वेब पेज है उसका जो कंटेंट है मंथली लेवल पे रिफ्रेश होता है, तो आफ्टर अ मंथ और अ रैंडम पीरियड ऑफ अ टाइम ही विल बी विजिटिंग अगेन टू दैट पर्टिकुलर वेब पेज, और उसका जो इंडेक्सिंग का प्रोसेस होता है फॉर दैट पर्टिकुलर वेब पेज वो नए से फिर से होगा, मतलब कि पुराना निकल जाएगा, नए से फिर से होगा। सेम कंटेंट है तो वो बात अलग है,
लेकिन कंटेंट नया अपडेट हुआ है तो सर्च इंजन विल ऑटोमेटिकली रीबिल्ड द इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर वेब पेज। तो आपके लिए प्लस पॉइंट हुआ ना कि फर्स्ट टाइम जब सर्च इंजन ने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया था, विजिट किया था, और उस समय जो कुछ भी आपका कंटेंट था इतने लेवल पे क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा था। बाय टाइम आप विथ सम ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस एंड अदर गाइडलाइंस वो इम्प्रूव योर क्वालिटी कंटेंट। तो सर्च इंजन जब सेकंड टाइम आएगा तो वो इमीडिएटली देखेगा कि भाई यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी आ गई है, तो इनडायरेक्टली आपकी वेबसाइट धीरे धीरे रैंकिंग में आने लगेगी। अगेन धीरे धीरे मतलब कि एक दो दिन की हम बात नहीं करें, दैट ऑल्सो इज अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि मंथली में भी चला जाता है, वीकली में नहीं, मंथ बेस पे भी चला जाता है, लेकिन इट विल इम्प्रोवाइज द कंटेंट द ओवरऑल डोमेन क्वालिटी। हमने प्रीवियस एग्जांपल में जो फैमिली की बात की थी ना, अगर हमें तो मैरिज एक लड़की से करनी है ना, लेकिन हम पूछते हैं कि इसका पूरा फैमिली का पूछते हैं ना, तो धीरे धीरे मान लो कि एक दो पेज है जिसका क्वालिटी कंटेंट लो है, दैट ये विल इफेक्ट द ओवरऑल डोमेन क्वालिटी। लेकिन धीरे धीरे आप चेंज फ्रीक्वेंसी की हेल्प से जब सर्च इंजन वापस आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, दैट विल इम्प्रोवाइज द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर डोमेन। ऐसा होता है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है नया सा, आई थिंक और तो कुछ नहीं है, वेरिफिकेशन आ गया, डुप्लीकेशन आ गया। अब यहाँ पे ये आपको ये डुप्लीकेट का मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ऑलरेडी आगे की स्लाइड में है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अब यहाँ पे लेआउट ऑफ द साइट मैप का एग्जांपल दिया है, तो ये अगर आपको खुद से बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट ऑब्वियस है, देन यू हैव टू सिंपली सर्च क्रिएट ऑनलाइन XML साइट मैप। गूगल पे जाके ये सर्च करो, नॉट अ पर्टिकुलर गूगल, यू कैन यूज एनी योर लोकल सर्च इंजिन जो आपको प्रीफर है। डक डक डो ले लो, बिंग ले लो, गूगल ले लो, कोई भी आप सर्च इंजन लो जो आपको पसंद है। उसमें जाके आपको सिंपली क्या सर्च करना है, क्रिएट ऑनलाइन XML साइट मैप। वहाँ पे जब जाओगे इस कोई भी उसमें जो SCRP आएगा उसमें से कोई भी एक रैंडम साइट सेलेक्ट कर लो। वो साइट पे जब आप जाओगे तो सिंपली यू हैव टू एंटर योर रूट URL। अब रूट URL मतलब कि क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है http://www.example.com, दैट इज एन रूट URL, मतलब कि वहाँ से पूरी आपकी वेबसाइट स्टार्ट होती है। तो वो जो पूरा ऑनलाइन टूल होता है वो पूरी आपकी साइट को क्रॉल करता है, लाइक एन अदर सर्च इंजिन है ना। क्रॉल करने के बाद दैट सिंपली एड्स अ URL लोकेशन। ये जो यहाँ पे सब टेक दिया है ना लूप में, वो पूरा एग्जीक्यूट कर देगा और आपको डाउनलोडेबल ऑप्शन देगा, आपको वो XML फाइल को डाउनलोड करके आपकी सिस्टम में स्टोर करके रखनी है। अब यहाँ पे XML सिस्टम में डाउनलोड करके रखनी है और यू हैव टू मैन्युअली वेरीफाई द वॉल XML साइट, मतलब कि आपको रैंडमली रफली पूरी XML साइट को रिफर करना होता है कि ओवरऑल सभी वेब पेज जितने हैं मेरी वेबसाइट के आ गए हैं या नहीं। क्योंकि 200 जैसे कि हमने एग्जांपल किया, 5-6 पेज हो तो समझ में आता है, 50 पेज हो तो समझ में आता है, लेकिन 100-200 पेज है तो मैनुअल वर्क विल बी वेरी टफ फॉर एनी पर्सन, एनी डेवलपर और एनी ऑप्टिमाइजर। तो आप रफली कैलकुलेट कर लो कि 200 पेज आ गए या नहीं आ गए। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैन्युअली अपडेट द चेन फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम। अनलेस यू डोंट वांट टू डू, इट्स ओके, नहीं करना है तो ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है कि भाई जैसे कि होम पेज है वर्डप्रेस की अगर हम बात करें है ना, तो वर्डप्रेस का होम पेज जो होता है जिसमें जनरल बेस पे क्या होता है कि न्यू जो पोस्ट होती है वो होम पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। आज की डेट में मैं समझ लो कि इन अ वीक डेली एक पोस्ट में अपलोड करता हूँ, तो मेरा जो यहाँ पे जो रूट URL है उसकी चेंज फ्रीक्वेंसी में क्या रखूँगा, वीकली। सो एवरी वीक सर्च इंजिन विल विजिट माई वेबसाइट, तो उसके होम पेज को जब भी वो विजिट करेगा तो मेरी नई पोस्ट की HREF उसको मिलेगी। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जो मेरी नई पोस्ट होगी वो भी ऑटोमेटिकली उसके इंडेक्सिंग में आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। बाद में क्या कहा, व्हाट टू इंक्लूड एंड वेयर टू अपलोड, मत क्या इंक्लूड करना है, सब इंक्लूड करना है मेरे तरफ से, ये समझ लो सब इंक्लूड करना है। अब क्या इंक्लूड नहीं करना है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डुप्लीकेट कंटेंट और कॉनोनिकल कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट और कॉनोनिकल कंटेंट आपको याद करके XML की जो साइट मैप होती है उसमें से निकालने का होता है। अब डुप्लीकेट कंटेंट मतलब कि क्या, कि मान लो कि आपने किसी और वेबसाइट में से थोड़ा बहुत कंटेंट लिया हुआ हो,
है ना, तो वो आप पोस्ट एक्सएमएल साइट में अपलोड मत करो, क्योंकि उस वेबसाइट का ऑलरेडी गूगल डेटाबेस या फिर किसी और सर्च इंजन के डेटाबेस में उसका इंडेक्स किया हुआ वेब पेज होगा। डिफरेंस क्या आएगा? जस्ट डिफरेंस ऑफ द यूआरएल। आपकी यूआरएल डिफरेंट होगी, उसकी यूआरएल डिफरेंट होगी, लेकिन पूरा कंटेंट तो सेम होगा। उसने जो हेडिंग टैग में लिया है उसने आपके भी हेडिंग टैग में होगा, आपके आपके पेज में जो एम्फासाइज टैग होगा उसके पेज में भी वो एम्फासाइज टेक्स्ट होगा। तो ऐसा मत करो, है ना। डुप्लीकेट कंटेंट आपको है, मालूम है कि डुप्लीकेट कंटेंट है, देन डोंट ऐड दैट पर्टिकुलर वेब पेज ऑन इनटू द योर एक्सएमएल वेबसाइट साइट मैप। और किसी और का नहीं है, आपके खुद की वेबसाइट का है। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट कंटेंट रिलेटेड कंटेंट है जहाँ वर्ड बाय वर्ड डुप्लीकेशन नहीं है लेकिन सम वर्ड डुप्लीकेशन है, तो फिर भी आप ऐड मत करो। आप कॉनोनिकल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स एन सम सॉर्ट ऑफ वर्जन्स, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। अब जैसे कि मैं बात करूँ, आई एम PHP डेवलपर फॉर एग्जांपल, है ना। अब मैं PHP डेवलप करता हूँ फ्रॉम द वर्जन 3, जब से PHP 3 आया था तब से मैं डेवलप करता हूँ, और तब से मेरा ब्लॉग है। फॉर एग्जांपल बाइबल, PHP बाइबल फॉर बिगिनर्स, ऐसा कुछ मैंने ब्लॉग रखा हुआ है ना। तो PHP 3 का इंट्रोडक्शन भी है, PHP 4 का भी है, PHP 5 का है, PHP 7 का, सभी का मेरे डोमेन पे इंट्रोडक्शन है। दैट मीन्स इट इज़ एन कॉनोनिकल वर्जन। बेसिक्स तो सब चीज़ चेंज होगी। तो अब मुझे मैन्युअली क्या करना है, मेरा लेटेस्ट कौन सा है, दैट इज़ एन PHP 7, वो मुझे सर्च इंजिन में इंडेक्स करना है इन माई XML साइट मैप, है ना। फॉलो करवाना है XML साइट मैप में, और रिमेनिंग पेजेस जो है उसके हेड टैग में जाके मुझे स्पेसिफाई करना है इट इज़ एन कॉनोनिकल वर्जन, वर्जन 1, वर्जन 2, मतलब कि ये सिक्वेंशियल बेस पे मेरा पूरा कंटेंट चल रहा है। वो बाद में हम देखेंगे वो प्रोसेस कैसी है, लेकिन वो आपको पहले करना है। दैट मीन्स वेबसाइट में उसके लिंक तो हो गई, इनबाउंड लिंक्स, लेकिन जब भी सर्च इंजन उस वेब पे इनके विजिट करेगा देन इमीडिएटली ही विल बी फाउंडिंग अ कैनोनिकल टैग, तो उसको मालूम हो जाएगा दैट कंटेंट ही इज हैविंग अ डिफरेंट वर्जन, है ना। कैनोनिकल में उसका पेरेंट जो कुछ भी होता है उसको लिंक स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है। क्या है वो डिटेल में बाद में, लेकिन सर्च इंजन को मालूम हो जाएगा इट इज नॉट द डुप्लीकेट कंटेंट बट इट इज हैविंग अ डिफरेंट वर्जन, है ना। वो उसे मालूम हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट को नेगेटिव रैंकिंग में नहीं लाएगा। उसको क्या लगेगा, तो भाई इस वेबसाइट में तो सेम कंटेंट है, सेम कंटेंट है, वो नेगेटिव है, चलो बाहर निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं करेगा वो। एंड वेयर टू अपलोड की बात करें तो यू हैव टू अपलोड इन द वेरी रूट ऑफ योर डोमेन, वेरी रूट ऑफ योर डोमेन, मतलब कि मान लो कि आप जैम का यूज़ कर रहे हो और htdocs का फोल्डर है आपके पास, htdocs का फोल्डर है, उसमें आपने फोल्डर बनाया माई वेबसाइट, अभी लोकल पे पूरा वर्क कर रहा है उसकी बात करें तो माई वेबसाइट फोल्डर में सबसे बाहर जब भी कोई डायरेक्टरी ओपन हो, माई वेबसाइट जैसे ही कोई ओपन करा तो ही विल बी एबल टू सी द sitemap.xml फाइल नेम भी स्पेसिफिक रखना कहा जा रहा है आज की डेट में। इट इज़ एन डिफॉल्ट फाइल नेम। सर्च इंजन जब भी क्रॉल करने के लिए आता है तो सबसे पहले वो रूट पे sitemap.xml ढूंढने की ट्राई करता है। तो मेक श्योर यू आर अपलोडिंग योर XML sitemap on the very root of your domain with a file name sitemap.xml। दूसरा भी नाम अगर आपको रखना है then it is allowed it but it will create a labor work for you। आपको जो गूगल का टूल आता है या फिर बिंग का टूल आता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट का पूरा एनालिटिक्स जनरेट होता है, वेब मास्टर टूल जिसे कहा जाता है फॉर गूगल, पुराना नेम है, नया वाला तो बाद में हम प्रैक्टिकल सेक्शन में देखेंगे। वहाँ पे आपको फाइल नेम मैन्युअली स्पेसिफाई करना रहेगा, है ना। तो बस, और सब डोमेन है इन केस यहाँ पे सब डोमेन का है देन यू हैव टू प्रोवाइड एन इंडिविजुअल साइट में फॉर एन ईच सब डोमेन, मतलब कि आपके योर साइट पे है men.garments.com, women.garments.com और kids.garment.com, मतलब यू आर हैविंग ए टोटल 3 सब डोमेन्स फॉर योर होम पेज। garments.com में जब भी आता है तो यूजर विल बी गेटिंग 3 लिंक्स, मेन, वुमेन एंड किड्स, है ना। मेंस पे जैसे ही कोई क्लिक करता है देन ही विल बी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्टिंग टू द mens.garments.com। तो आपको गूगल को टोटल 3 साइट्स में प्रोवाइड करने हैं फॉर द मेन, वुमेन एंड किड्स, है ना। सब डोमेन इज कंप्लीटली अनदर वेबसाइट फॉर एनी सर्च इंजन, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, है ना। हमारी वेबसाइट का वो पार्ट नहीं है। जॉइंट फैमिली में जब एक ही घर में अलग अलग रूम में कोई रहता है
है ना। मेरे अंकल है वो एक रूम में रहते हैं, मेरे दूसरे अंकल है वो दूसरे रूम में रहते हैं, उसके बच्चे ये रूम में रहते हैं, मतलब कि पूरा घर तो एक ही है, देन इट इज़ अ सिंगल वेबसाइट। लेकिन घर जब चेंज हो जाता है तब फैमिली का जो स्प्लिटिंग है वो चेंज हो जाता है। आप समझ लो जॉइंट फैमिली और लिविंग इनटू द सेम बिल्डिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब कि पूरा फैमिली ने मिलकर सोचा कि एक जगह लेते हैं और पूरा खुद का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जहाँ पे हम पूरे 10 फ्लैट्स बनाते हैं और पूरा फैमिली अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा। देन 10 फैमिलीज यू आर क्रिएटिंग, नॉट अ सेम वेबसाइट, है ना। ऐसी कुछ बात हो, आई थिंक आप समझ गए होंगे, इससे अच्छा मैं एग्जांपल शायद नहीं दे पाऊंगा। नेक्स्ट में मैनेजिंग एंड अपलोडिंग अपडेटिंग द साइट मैप। कब कहाँ पे कौन सी चीज अपडेट करनी है साइट मैप पे वो हम बात करने वाले हैं। साइट मैप कब अपडेट करना है, जब भी आप वेबसाइट में नए पेजेस ऐड कर रहे हो तब ऐड करना है। जब भी आप वेबसाइट की किसी एक पेज की यूआरएल चेंज कर रहे हो तब साइट मैप को अपडेट करना है। जब भी एग्जिस्टिंग पेज आप रिमूव कर रहे हो, मतलब कि वो आप वेब पेज आपको कहीं भी नहीं चाहिए, तब आप साइट मैप को अपडेट करना है विथ मेकिंग श्योर यू आर रिमूविंग ऑल इनबाउंड लिंक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज। 3 केसेस में आपको वेब पे पूरे साइट मैप को अपडेट करना रहता है। मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट, जब भी आप कहीं नई पोस्ट या फिर पेज वेबसाइट में ऐड कर रहे हो। सेकंडली, व्हेन यू आर चेंजिंग द यूआरएल, अगर वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं हम तो वर्डप्रेस में परमालिंक का सेटिंग में ऑप्शन आता है, और परमालिंक जब भी आप चेंज कर रहे हो, मतलब कि अभी तक आपने ईयर और डेट का ऑप्शन परमालिंक में रखा था, आप वो निकाल देते हो, सिंपली पोस्ट नेम आप वर्डप्रेस में रख रहे हो, तो पूरा का पूरा साइट मैप आप सर्च इंजिन में अपलोड करो नए से। पुराना साइट मैप आप रिमूव करो, नया वाला साइट मैप आप अपलोड करो, क्योंकि सभी की लिंक्स चेंज होने वाली है। आप नई लिंक्स मतलब कि नया नया कंटेंट फॉर द सर्च इंजिन, है ना। सेकंडली, आप जब भी थर्डली, सॉरी नॉट सेकंडली, लेकिन आप थर्डली, जब भी कोई आप वेब पेज को पोस्ट को डिलीट करते हो, वर्डप्रेस की अगर बात करें, इफ यू आर डिलीटिंग सम पोस्ट इन ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, तो आप याद करो कहाँ कहाँ आपने इनबाउंड लिंक्स दी थी, वो सभी पोस्ट पे जाओ, उसकी इनबाउंड लिंक्स को रिमूव करो, बाद में उसका जो नया साइट मैप क्रिएट होता है विदाउट दैट पर्टिकुलर वेब पेज, है ना, वो साइट मैप को अपलोड करो। अब वो इनबाउंड लिंक्स निकालने का क्यों ज़रूरी है वो हम बात करेंगे बाद में, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शन आता है। हाँ, 301 302, अगर वो शॉर्ट में अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में क्यों रखें। इनबाउंड लिंक्स होगी तो वो क्या होगा, इस पेज पे कॉलिंग टाइम विजिट करने जाएगा और उसे क्या मिलेगा, 404 डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड, दैट विल क्रिएट अगेन अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर योर वेबसाइट। तो आपको ये याद रखना है। अब वेब पेज में, एग्जिस्टिंग वेब पेज में ना ही यूआरएल चेंज कर रहे हो, है ना, ना ही नया पोस्ट ऐड कर रहे हो, लेकिन सिंपली यू आर इम्प्रोवाइजिंग द कंटेंट, इम्प्रोवाइजिंग योर कंटेंट ऑफ योर वेब पेज, तब आपको साइट में फिर से नया ऐड नहीं करना है। मेक श्योर, है ना, आप सिर्फ अपडेट कर रहे हो क्या, कंटेंट, यू आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, तब आपको साइट मैप को अपडेट या फिर री अपलोड किसी भी सर्च इंजिन में नहीं करना है। तो एक्सेसिंग द मेकिंग एक्सेसिबल द साइट मैप, मतलब कि पूरा जो XML का था सेशन पूरा यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक यू।